तो ठीक है भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा ऊपर की आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो आज मैंने बताया कि कुछ जो टॉपिक्स जो भी आपका कंफ्यूजन में था वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जो भी था हमारा टॉपिक वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज समझिए आपका वैल्यू एडिशन क्लास है, जिसमें जो भी आपके कंफ्यूजन्स वगैरह हैं वो कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक बच्चों ने मुझे बताया है, पहले उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे एक टॉपिक बताया गया कि सर बायो बायो बिटुमेन क्या होता है। बायो बिटुमेन क्या चीज है? देखिए, बायो बिटुमेन क्या चीज होता है, जो भी ऑनलाइन है गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो बायो बिटुमेन का मतलब होता है, देखिए एक तो होता है हम जैसे हम यूज करते हैं आपके रोड वगैरह बनाने के लिए एसफाल्ट वगैरह यूज करते हैं, या आप चारकोल वगैरह जो वहाँ पे यूज किया जाता है, सड़क बनते देखे हैं ना आप लोग, तो उसमें ब्लैक कलर का एक स्टिकी पदार्थ यूज किया जाता है जो कि आपके कंक्रीट को जोड़े रखता है ना। तो अब देखिए क्या होता है बायो बिटुमेन, वो तो आपका एक तरीके से नेचुरली फॉर्म्ड होता है। नेचुरली क्या होता है, वो फॉर्म्ड होता है। अगर अगर उसी को हम लोग सिंथेटिकली यूज उसको बनाया जाए, जैसे कि आपके जो गन्ना है ना, शुगर केन का जो बचा हुआ हिस्सा हो गया, या जेट्रोफा हो गया उसका बचा हुआ हिस्सा, या दूसरे जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं जो खास करके एग्रीकल्चर वेस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है, अगर उन्हीं को हम लोग क्या करें, एक प्रोसेस मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा अगर, तो पायरोलाइसिस, याद है पायरोलाइसिस का प्रोसेस। पायरोलाइसिस की प्रोसेस में हम क्या करते थे बताइए, हम लोग 300-400 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, क्या करते थे, इसका डिकम्पोजिशन करते थे, इसको बहुत तेज गर्म करते थे, और यहाँ पे एयर का के एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में करते थे, तो यानी कि एयर नहीं होगा यहाँ पे, तो अवायवीय आप कह सकते हैं कि अवायवीय एक तरीके से इसका हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, डिकम्बशन करते हैं, इसको जलाते हैं अवायवीय इतने हाई टेम्परेचर पे। और इतने हाई टेम्परेचर पे जलाने की वजह से इससे एक चीज बनता है जिसे कहा जाता है पायरो ऑयल। क्या बनता है, पायरो ऑयल, याद है आप लोगों को, ये पायरो ऑयल थोड़ा हानिकारक होता है। फिर इसी पायरो ऑयल को ले जाकर इसको थोड़ा सा संशोधन करते हैं इसमें, और जब इसके अंदर संशोधन करेंगे, इसका रेमेडीज निकालेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, बायो 4 हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बायो 4 प्राप्त होगा हमको। अब जब ये बायो 4 प्राप्त होता है, इसी को हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं, आपके सड़क वगैरह के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो बायो 4 होगा, जो बनेगा, ये जो हम लोग अभी इस समय यूज कर रहे हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। क्या होता है, ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। समझ में आया? इसी बायोचार को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो बिटुमेन कहा जाता है। तो यही बायो बिटुमेन यहां से बनाया जाता है। तो जो हम जब सिंथेटिकली अगर हम लोग ये बायो बिटुमेन वही है जो से आप लोग कई बार गांव वगैरह में अलकतरा बोल देते हैं इसको, तो अगर उसी का निर्माण किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग पायरोलाइसिस करके उसको जब हम लोग कंबशन करते हैं, जलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो बिटुमेन बोलते हैं। एक तो पेट्रोलियम से बायो बिटुमेन प्राप्त होता है, कहां से, पेट्रोलियम से, और इसको हमने कहां सिंथेसिस किया, खुद बनाया है लैब में के अंदर, इसको हमने निर्माण किया। समझ में आया? तो यही बायो बिटुमेन है। ये अच्छा माना जाता है किसकी अपेक्षा, नेचुरली जो प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा इको फ्रेंडली माना जाता है, कि ज्यादा इकोलॉजिकली क्या है, फ्रेंडली है। समझ में आया? अब इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, जैसे कि इसको बेसिकली जो बिटुमेन होता है नेचुरली प्राप्त होता है उसी में मिक्स कर दिया जाता है, और साथ में अगर बिटुमेन बहुत पुराना हो गया है, खराब हो रहा है ना, ओल्ड हो चुका है, और उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उतना ज्यादा स्टिकी नहीं रह गया है,
तो उसमें भी जब इसको मिक्स कर दिया जाता है तो वहां पर भी वो अच्छा हो जाता है, उसका प्रयोग फिर हम लोग सड़क निर्माण में कर सकते हैं। समझ में आ गया बायो बिटुमेन क्या होता है? ठीक है। अब एक चीज और बच्चों ने पूछा था कि सर ये बायो इफिशियंसी क्या होती है, या इकोलॉजिकल इफिशियंसी। इकोलॉजिकल इफिशियंसी, इकोलॉजिकल इफिशियंसी क्या चीज है? यानी कि जैव आपकी पारिस्थितिकी आपकी क्षमता, ये क्या चीज है ना? इकोलॉजिकल इफिशियंसी, इसको भी जान लेते हैं। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, लिंडमैन। क्या पढ़ा होगा? लिंडमैन को पढ़ा होगा आप लोगों। और इन्होंने क्या दिया था? 10% रूल दिया था। इन्होंने कहा था 10% रूल। 10% रूल क्या बताता है कि जब हम लोग ये जो पोषाहार स्तर है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रॉफिक लेवल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रॉफिक लेवल, पोषाहार स्तर कहा जाता है। तो ट्रॉफिक लेवल 1 में क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी जो चीजें होती हैं वो कहां पर आती हैं? ट्रॉफिक लेवल 1 में आती हैं। और ये ट्रॉफिक लेवल 1 में ये कौन होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स में कौन से भी? प्राइमरी। कौन से होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर यहां पर पाए जाते हैं। अब जैसे ही TL2 में हम जाएंगे, ट्रॉफिक लेवल 2 में, क्योंकि देखो पोषाहार स्तर का मतलब ही हो गया कि एक स्तर से दूसरे स्तर में भोजन का क्या होना? ट्रांसफर होना। जैसे प्लांट है, प्लांट को हम लोगों ने खाया तो प्लांट से एनर्जी कहां ट्रांसफर हुई? हमारे अंदर। समझ में आया? तो इसी को, या बायोमास का ट्रांसफर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषाहार स्तर बोलते हैं। तो जब एक पोषाहार स्तर से दूसरे पोषाहार स्तर में गए तो केवल कितनी एनर्जी जाती है? केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। बाकी 90% यूटिलाइज हो जाती है ना? कहां यूटिलाइज होगी? तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन। क्या हो गया आपका? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। इन सब प्रक्रियाओं में 90% एनर्जी यूज हो जाती है, केवल कितनी ट्रांसफर होती है? 10% ही इसमें ट्रांसफर होगी। फिर इसके बाद इसके ऊपर वाले स्तर में भी कितना जाएगा? जो बच गया उसका 10% इसके ऊपर वाले में जाएगी। इसी को कहा जाता है बायोलॉजिकल इफिशियंसी। समझ में आया कि बायोलॉजिकल इफिशियंसी की क्या चीज होगा? कि एक पोषाहार स्तर से दूसरे पोषाहार स्तर में जितनी मात्रा में बायोमास या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायो इफिशियंसी या इकोलॉजिकल इफिशियंसी के नाम से इसको जाना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह ये बायोलॉजिकल इफिशियंसी 10% ही होगा, थोड़ा सा इसमें अंतर हमें जानना होगा। देखो, जो टेरेस्ट्रियल एरिया होता है ना, टेरेस्ट्रियल एरिया होता है, यानी कि लैंड वाला जो क्षेत्र है, लैंड में तो बायो जो आपका इकोलॉजिकल इफिशियंसी है वो 10% पाई जाती, लेकिन जो मरीन होता है, मरीन के अंदर बायोलॉजिकल इफिशियंसी ज्यादा होती है। यहां पर ये जो आपका एनर्जी का ट्रांसफर अप टू 20% तक भी हो सकता है। कहां तक हो सकता है? अप टू 20% तक हो सकता है, एक पोषाहार स्तर से दूसरा पोषाहार स्तर पे। समझ में आया? तो आपका इकोलॉजिकल इफिशियंसी ज्यादा किसकी है? मरीन इकोसिस्टम की है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की? मरीन इकोसिस्टम। बस इतना जानना है इसके बारे में आपको, ठीक है ना? जैसे पूछा जाएगा कि इकोलॉजिकल इफिशियंसी इज मोर इन द मरीन इकोसिस्टम, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये 2 टॉपिक। और क्या क्या टॉपिक थे इसमें? मैं किसी बच्चे ने भेजा था हमको, बता देते हैं सारे, एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद देख लें एक बार क्या क्या था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या एक चीज है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब देखो, इसमें लोग समझ में नहीं आता है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है क्या, किस चीज को हम लोग कहेंगे। बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे ये एक इकोसिस्टम है ना, इस इकोसिस्टम के अंदर कुछ पॉपुलेशन रह रही होगी, कुछ जनसंख्या इसके अंदर है। यहाँ पे
कुछ प्रोड्यूसर्स भी होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? प्रोड्यूसर्स भी होंगे। यही तो होता है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं और उन प्रोड्यूसर से कौन भोजन प्राप्त करता है? दूसरे पॉपुलेशन, जो दूसरी जनसंख्या, दूसरी स्पीसीज होंगी, वो इससे क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, और या ह्यूमंस छोड़ दो, मान लो कि यहाँ पे कोई हिरन ही रह रहा है, तो उसका एक पॉपुलेशन होगा यहाँ पे। समझ में आया? कोई जेब्रा रह रहा है तो उसका क्या होगा? एक पॉपुलेशन होगा। तो सुनिए, इस पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए जितनी मात्रा में प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा में क्या आवश्यकता होती है? प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। यानी कि इतना प्रोडक्शन हो कि ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए। पहली चीज तो ये। साथ में ये जो जनसंख्या होगी, इसके द्वारा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी उत्पादित होते हैं, है ना? जो भी जनसंख्या होगी वो क्या करेगी? बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे उत्पन्न करेगी। इस वेस्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, है ना, कंज्यूम करना, इसका कंज्यूम होना, और इससे ये इकोसिस्टम का बैलेंस क्या रहे? बना रहे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। अब साधारण शब्दों में इसको कहें तो क्या होगा कि किसी पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए जितना प्रोडक्शन की आवश्यकता हो, और उसके द्वारा जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाए? उसी इकोसिस्टम द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए, जिससे इकोसिस्टम का क्षरण न हो रहा हो। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहेंगे। बताओ, समझ में आया? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? बहुत साधारण से, जैसे कि हम ही लोग हैं, यहाँ पे इतना उत्पादन हो कि वो उत्पादन हमारी जनसंख्या को क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए, और हमारे द्वारा जितना वेस्ट प्रोडक्ट जो है जनरेट किया जा रहा है, इकोसिस्टम उसको क्या कर ले? कंज्यूम करती जाए। तो क्या होगा? उसी को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहेंगे। समझ में आया? अगर सोचो, अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या पॉपुलेशन सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या हो गया? बिगड़ गया, खराब हो गया। या फिर अगर वेस्ट हम ज्यादा, जैसे आजकल यही हो रहा है, मानव क्या कर रहा है? कंजप्शन ज्यादा कर रहा है, और वेस्ट प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इस वेस्ट प्रोडक्शन को इतनी तेजी से इन्वायरमेंट हमारा कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता जा रहा है? बिगड़ता जा रहा है। समझ में आ गया? तो यही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने तीन चीजें समझी थी अभी तक। एक क्या, सबसे पहले क्या पढ़ा, देखा हमने? बायोबिटुमिन क्या होता है। दूसरा हमने इकोलॉजिकल इफिशियंसी समझ लिया। तीसरा हमने क्या समझ लिया? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। तीसरा, किसी बच्चे ने बहुत सिंपल सा वो पूछा था कि बायोटा क्या होता है सर। बार बार शब्द यूज होता है बायोटा। व्हाट इज बायोटा? बायोटा का मतलब होता है किसी इकोसिस्टम में जितनी मात्रा में प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटा कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे लिविंग मटेरियल है, क्या है? लिविंग मटेरियल जितना भी यहाँ पर उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटा कहेंगे। कहेंगे कि इस इकोसिस्टम का बायोटा मतलब वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन सभी को क्या कहेंगे? बायोटा कहा जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? बताते जाना। कोई भी चीज ना समझ में आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, तो हम उसको दूसरे तरीके से नया स्ट्रीम बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इकोलॉजिकल
निशे जानना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले इकोलॉजिकल निशे जानने से पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, आवास क्या होता है। देखिए हैबिटेट क्या चीज है, अगर कहीं पे भी कोई भी जीव जब निवास करता है, रहता है, उसी को उसका क्या बोला जाता है, हैबिटेट कहा जाता है। जैसे मान लो कि एक कोई वन है, कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधे रह रहे हैं, दूसरे अन्य जीव रह रहे हैं, उसी में कोई बंदर रह रहा है, तो बंदर जहां जहां पे आता जाता है, उसकी जहां जहां तक एक्टिविटी होती है, उन सभी को मिलाकर उसको हम क्या बोलेंगे, मंकी का हैबिटेट बोलेंगे या बंदर का हैबिटेट कहा जाएगा। आप यहाँ रह रहे हैं लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ आपका क्या है, हैबिटेट है। आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी आपके हैबिटेट का हिस्सा है। तो जहां जहां भी वो अपनी फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो भी फंक्शंस कर रहा है, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट कहते हैं, आवास कहते हैं। समझ में आया। एक गाय है, गाय एक मान लीजिए कि किसी गौशाला के अंदर रह रही है, तो उसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, वो गौशाला का इन्वायरमेंट, वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। अब एक बात और, एक ही हैबिटेट कई सारे जीवों का हो सकता है, कई सारे जीवों का हो सकता है। समझ में आया। यानी कि जैसे कि एक वन है, वो एक हैबिटेट है, उसके अंदर कई सारे जीव रह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हैबिटेट या आवास कहेंगे। आपका घर है, आपके घर के अंदर कोई मकड़ी रह रही है, तो घर में आप भी हो, आपका वो हैबिटेट है, और वहीं पे वो मकड़ी भी रह रही है, तो वो भी उसका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। तो एक ही हैबिटेट दो या उससे अधिक जीवों का हो सकता है। लेकिन अब आते हैं कि ये सर, ये फिर ये इकोलॉजिकल निशे और हैबिटेट में अंतर क्या है। देखो इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। कोई भी जीव है, एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ये जो देखिए ये क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम के अंदर उसका कुछ फिजियोलॉजिकल क्रिया कर रहा होगा, फिजियोलॉजिकल क्रिया कर रहा होगा, कोई फिजियोलॉजिकल, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपका कोई जीव है वो कोई फिजिकल क्रिया कर रहा होगा, साथ में क्या कर रहा होगा, कोई बायोलॉजिकल क्या क्रिया कर रहा होगा, बायोलॉजिकल कर रहा होगा, प्रजनन कर रहा होगा, साथ में क्या कुछ केमिकल क्रिया भी कर रहा होगा, है ना। तो बेसिकली तीन तरीके से क्रिया करेगा, एक क्या फिजियोलॉजिकल, दूसरा बायोलॉजिकल, और तीसरा क्या होगा, केमिकल्स वगैरह होगा, है ना। जैसे यूरिनेशन वगैरह हो गया तो उससे बहुत सारे केमिकल ऐड होते होंगे, उसकी वजह से न्यूट्रिशन साइकिल चल रहा है, तो ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ये सारी क्रियाएं हैं। तो किसी इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल को ये कहा जाता है, इकोलॉजिकल निशे को कहा जाता है कि ये आपका उसका फंक्शन है, क्या है आपका, फंक्शनल रोल है, फंक्शनल रोल है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव जो इस भी प्रकार का फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका जो निभाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे या पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। तो हम यहां पर हैं पृथ्वी के ऊपर, और जहां जहां भी हम जो भी फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम घर पे जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम दुकान पर जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं हो गई कि नहीं हो गई। तो जो भी फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल निशे कहेंगे या पारिस्थितिकी निकेत कहेंगे। एक हिरन है किसी जंगल के अंदर या ग्रासलैंड के अंदर, तो वो क्या कर रहा होगा, कूद फांद रहा होगा, दौड़ रहा होगा, कहीं खुर से ऐसे खुरच रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। फिर प्रजनन कर रहा है और अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस वो बहुत सारे कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें उत्सर्जित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल रोल हो जाएगा उसका। तो उस इकोसिस्टम में जो भी वो फंक्शनल रोल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल निशे कहेंगे। अब देखिए दोनों में विशेष अंतर क्या है, विशेष अंतर है कि हैबिटेट, एक ही हैबिटेट दो या उससे अधिक जीवों का हो सकता है, लेकिन इकोलॉजिकल निशे जो होता है हर जीव का, मतलब हर स्पीसीज का क्या होता है, अलग अलग होता है। दो स्पीसीज का इकोलॉजिकल निशे कभी भी एक जैसा नहीं होगा। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का फंक्शनल रोल अलग है, गाय भैंस घोड़ा बिल्ली कुत्ता इकोलॉजिकल निशे क्या है उनका अलग है ना। रात में वो अपना ग्रुप बना के कुत्ते रहते हैं, रात में भौंकते हैं, आपकी नींद खराब करते हैं, तो वो प्रोसेस तो कोई और नहीं कर रहा है, वही कर रहे हैं।
तो इकोलॉजिकल निचे दो प्रजातियों का एक नहीं हो सकता है, लेकिन हैबिटेट दो प्रजातियों का क्या हो सकता है, एक हो सकता है। समझ में आ गया? इकोलॉजिकल निचे में कौन कौन सा फंक्शन आ जाएंगे, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फंक्शन आ जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है, हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या चीज है। चलिए इसको समझते हैं। इसको हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रम या अनुक्रमण कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। इसको साधारण भाषा में हम समझे तो देखिए, ये एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है न्यूडेशन। क्या कहा जाता है? न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब कि बंजर है कोई जगह जहां पे किसी भी चीज का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। जैसे एक चट्टान, अभी ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ और धीरे धीरे जो उससे लावा निकल कर आया, वो लावा धीरे धीरे ठंडा हो गया। अब इसके ठंडा होने की वजह से एक चट्टानों का निर्माण होगा। क्या उन चट्टानों पर कोई जीवन होगा? अभी कोई जीवन नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूडेशन कहेंगे। समझ में आया? उस न्यूडेशन के बाद वहां पर कोई सिंपल स्पीसीज पहुंचेगी, कोई एक क्या जो है बहुत साधारण सी स्पीसीज पहुंचेगी, खास करके जैसे कि लाइकेन वगैरह। क्या पहुंचेगी वहां पे? कोई लाइकेन पहुंच गई वहां पे। लाइकेन क्या चीज है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन है ना। अब इस सहोपकारिता है, ये हिंदी में सहोपकारिता बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसके किसके बीच में है बताओ? फंगस। किसके बीच में? फंगस। और किसके बीच में? एल्गी के बीच में। शैवाल और कवक के बीच में एक क्या है, ये आपका सहोपकारिता, जिसमें दोनों एक दूसरे को जीवित रहने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब इसमें फंगस क्या करता है? फंगस जो है इसको आवास प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आवास प्रदान करता है भैया। ठीक है, यानी कि आप इसके रहने के लिए शेल्टर प्रदान करेगा, जगह प्रदान करेगा कि हाँ एल्गी वहां आकर उसके ऊपर क्या कर सकती है? रह सकती है। साथ में इन्वायरमेंट से ये आर्द्रता या मॉइस्चर क्या क्या एक्सट्रैक्ट करता है? मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करता है, आर्द्रता एक्सट्रैक्ट करता है। तो बताओ, इसने एल्गी को कैसे मदद दिया? फंगस ने एक तो वहां रहने के लिए उसको क्या दिया? आवास प्रदान कर दिया, जगह प्रदान कर दिया, जिसके ऊपर एल्गी आकर इससे क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। और दूसरा क्या कर रहा है? एनवायरमेंट से आर्द्रता जो है वो क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। एल्गी क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। चलो, प्रकाश तो है, नेचुरली अवेलेबल है, आर्द्रता भी है, लेकिन आर्द्रता को ये अवशोषित नहीं कर पा रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। पानी किसने प्रदान कर दिया? फंगस ने। एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मिल ही जाएगा, सनलाइट मौजूद है, वो मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो किसका फॉर्मेशन हुआ? फूड। किसका फॉर्मेशन हुआ? फूड का। और ये फूड को कौन ग्रहण करेगा? फिर तो फंगस भी ग्रहण करेगा। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? हेल्प किया। तो कैसा रिलेशन है? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। और ये कठिन परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। समझ में आया? अब ये लाइकेन धीरे धीरे वृद्धि करेगी तो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। इस फूड को कंज्यूम करने के लिए दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीट पतंगे वहां पर पहुंचना शुरू करेंगे, है ना। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल स्पीसीज जो पहुंची थी, लाइकेन, कौन सी स्पीसीज पहुंची थी? लाइकेन एक सिंपल स्पीसीज पहुंची थी। और इस सिंपल स्पीसीज से धीरे 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 किसका निर्माण हो जाएगा? फॉरेस्ट का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज फ्रॉम सिंपलर स्पीसीज। यानी कि साधारण प्रजातियों से, है ना, आपके जटिल प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। समझ में आ गया कि पारिस्थितिक अनुक्रम क्या हो गया? यानी कोई ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं पाया जा रहा है और धीरे धीरे वहां पे क्या डेवलप हो गया? फॉरेस्ट डेवलप हो गया, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज पहुंच गई। अब जरूरी नहीं है कि यहां तक पहुंच ही जाए हर बार, कई बार यहां बीच में ही प्रोसेस क्या हो जाता है?
रुक जाता है क्योंकि उसके आगे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है वहां पे। लेकिन फाइनली एक कोई ना कोई स्पीसीज वहां पर आकर क्या करने लगेगी, डोमिनेट करने लगेगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो बच्चों, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो कैसे कैसे स्टार्ट होती है, देखो यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा हुआ है। The ultimate aim is to reach equilibrium in the ecosystem. The community that achieve this aim is called climax community. और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स स्पीसीज होती हैं। अरे सिंगल सेलुलर से धीरे धीरे क्या हुआ, मल्टी सेलुलर हुए, मल्टी सेलुलर से क्या हुआ, फिर ऑर्गन वाले स्पीसीज, हमारे जैसे स्पीसीज डेवलप हुए, और ऑर्गन डेवलप हुए, हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ और ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का निर्माण हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का फाइनल एम क्या होता है? फाइनल एम होता है क्या, इकोसिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले आना। तो जब फाइनल स्टेज होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन का तो वहां पर क्या पाया जाएगा हमको, इक्विलिब्रियम। अब फर्दर इकोसिस्टम नया चेंज नहीं होगा और ना ही वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो हम बोलेंगे इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन अब ये अपने कहां पहुंच चुका है, क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है। और जब ये क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा तो जो प्रजातियां यहां पर पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, देखो जैसे एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल, तो एक व्यक्ति है वहां पे कोई, वो इंडिविजुअल हो गया। फिर होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, यानी उसी की जैसे और लोग, जैसे ह्यूमंस हैं हम लोग, मैं अकेला हूं तो मैं क्या हूं, इंडिविजुअल हूं, और जितने ह्यूमन पॉपुलेशन सब कुछ मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। तो ऐसे अर्थ पे बहुत सारे पॉपुलेशन पाए जाते होंगे, इन सभी पॉपुलेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी, समुदाय। जैसे मैं हूं, यहाँ बाहर प्लांट्स हैं बहुत सारे, तो ये प्लांट भी हमारे किस में आएंगे, समुदाय के अंदर आएंगे, कम्युनिटी के अंदर अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक रीच करना ही क्या होता है आपका, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कहां से स्टार्ट किया था, तो बहुत ही सिंपल स्पीसीज से शुरू किया था और कहां पर पहुंचे, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज तक पहुंचे। कोई दिक्कत है इकोलॉजिकल सक्सेशन समझने में? अब इसकी प्रक्रिया समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखो ये कोई बेयर रॉक है, क्या है, बैरन इन्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। यहां पे एक प्रजाति पहुंची, जो प्रजाति यहां पर पहुंचती है बच्चों, इनको कहा जाता है पायनियर स्पीसीज। क्या कहते हैं इसको, पायनियर स्पीसीज, पायनियर प्रजाति। पायनियर प्रजाति कौन हो सकता है भाई, जो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, जिसे बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता ना हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, लाइकेन हो सकता है, या छोटे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, या ग्रासेस हो सकती हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पायनियर स्पीसीज। पायनियर जानते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि ये इस इन्वायरमेंट के पायनियर थे, मतलब उसे शुरुआत करने वाले थे। समझ में आया? तो ये पायनियर स्पीसीज होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरी स्पीसीज जनरेट होंगी, इनको कहा जाता है इंटरमीडिएट स्पीसीज। क्या बोलते हैं इनको, इंटर, यानी साधारण से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें जैसे श्रब्स आ गए, झाड़ियां आ गई, है ना, इसी तरीके से सेड इंटॉलरेंट प्लांट्स बहुत सारे आ गए, वो इसमें आएंगे। और फाइनली हम कहां पहुंच जाते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, जहां पे प्लांट्स पाए जाएंगे, एनिमल्स पाए जाएंगे, जो कि यहाँ पे आराम से रहते हैं। और इसी को हम बोलेंगे अब क्लाइमेट, जो इकोसिस्टम है ये कहां पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। समझ में आया, संतुलन हो गया है अब इसका। तो अब इसके आगे और कुछ नहीं, क्लाइमेक्स पे जा रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत और चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मोर और लेस, है ना। अब ये किस पर है, ये इक्विलिब्रियम पर, संतुलन पर आ चुका है। तो यही होता है आपका क्या, आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें भी एक चीज होता है जिसे बोलते हैं, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण ऐसी जगह से शुरुआत होता है जहां पर पहले कोई जीवन नहीं हो, नो लाइफ। पहले क्या हो, यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, नो लाइफ, यानी इसके पहले इस जगह पे कोई जीवन था ही नहीं। जैसे मैंने बताया ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, तो क्या वहां पे पहले कोई जीवन रहा होगा, कोई जीवन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि नई चट्टानें पृथ्वी के गर्भ से बाहर आई हैं।
तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। और उस प्राइमरी सक्सेशन से यहां से रीच करते हुए यहां तक आएंगे। अब इससे कुछ स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं इसके स्टेजेस होते हैं कि कौन कौन से स्टेज से सक्सेशन होकर गुजरता है, अनुक्रमण किस किस चरण से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला स्टेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूडेशन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूडेशन बोलते हैं, यानी कि आपकी वनस्पति रहित क्षेत्र। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं पाया जाता है, कोई भी जीवन यहां पर नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूडेशन कहेंगे। समझ में आया। जैसे चट्टाने हैं, चट्टान है कोई, और चट्टान का निर्माण हुआ है, यहाँ पे पहले कोई जीवन नहीं था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा सक्सेस, ये क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन का पहला स्टेप कौन सा होगा, वो न्यूडेशन का होगा। न्यूडेशन के बाद दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है इन्वेजन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेजन। इन्वेजन यानी घुसपैठ, कोई नहीं था वहां पे, नो लाइफ। कुछ साधारण प्रजातियां, उन्होंने उस क्षेत्र को क्या किया, इन्वेड किया। अब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमन भी इन्वेड कर सकता है। तो ह्यूमन भी, जैसे मान ले कहीं पे कोई पर्वत है और वहां पे कोई जीवन नहीं पाया जा रहा था, ह्यूमन जाके वहां पे 10-20 लोग बोले कि हम जाके रहेंगे वहां पे, और जाकर वहां रहना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे घर बनाए, धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया, फिर वहां पे प्लांट्स लगाने शुरू किए, तो वो भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक प्रोसेस हो जाएगा। तो एक तो इन्वेजिव स्पीसीज यहाँ पर पहुंचेंगी, है ना। और जो ये इन्वेजिव स्पीसीज पहुंचेंगी बच्चों, इनके पास कुछ क्षमता होगी, है ना। क्या क्षमता होगी इनके पास में, एक तो सबसे पहले माइग्रेशन की क्षमता होगी, यानी किसी जगह से यहां पर ये क्या करेंगे, माइग्रेट करके पहुंचेंगे। क्या करेंगे, वहां से माइग्रेट करके इस क्षेत्र के अंदर पहुंचेंगे। और जब ये पहुंचेंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इन्वेडर या पायोनियर्स। क्या बोलेंगे इनको, इन्वेडर या पायोनियर। घुसपैठ कर गए उस क्षेत्र में, और ये कैसे थे, ये शुरुआत करने वाली प्रजातियां बन गई। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, इकेसिस का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होगा, इकेसिस का प्रोसेस होगा। इसके अंदर ये स्पीसीज यहां पर आने के बाद अपने आप को सेटल करेगी। क्या करेगी, अपने आप को सेटल करेगी, यहाँ पे अपने रहने के लायक इन्वायरमेंट बनाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकेसिस। और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। क्या कहते हैं उसको, एग्रीगेशन। यानी कि अपने ही समान दूसरी प्रजातियों को, अपने ही प्रजाति के दूसरे इंडिविजुअल को क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। जैसे लाइकेन पहुंची वहां पे, अब लाइकेन ने, अब कुछ लाइकेन 1-2 पहुंची वहां पे, जो भी पहुंचा वहां पे धीरे धीरे अपने जैसे दूसरे लाइकेन को क्या करेगी, वहां पे प्रोड्यूस करेगी, और उनकी जनसंख्या को क्या करेगी, वो बढ़ाएगी। समझ में आया। इस जनसंख्या बढ़ने के बाद यहां पे दूसरी प्रजातियां भी अट्रैक्ट होंगी। कौन अट्रैक्ट होगा, दूसरी प्रजातियां भी यहां पर अट्रैक्ट होना शुरू होंगी और इस क्षेत्र में आना स्टार्ट कर देंगी। जब वो इस क्षेत्र में आएंगी तो एक इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो होता है आपका कोएक्शन। कोएक्शन, या हम कह सकते हैं कोएक्शन एंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कोएक्शन या रिएक्शन कहेंगे। यानी कि या तो या क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत कुछ प्रक्रिया करेंगे, है ना, रिएक्ट करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, कोएक्शन, यानी एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए लाइकेन थी, वहां पे प्रोडक्शन होने लगा, वहां पे कौन पहुंचा, कुछ बर्ड्स पहुंचे, कुछ वहां पर क्या पहुंचे, कीट पतंगे पहुंचे। तो जो उनके बीच में उस लाइकेन को खाने के अब कई सारी बर्ड्स पहुंच गई, तो उन बर्ड्स के बीच में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है, क्योंकि रिसोर्स क्या है आपका, लिमिटेड है, और उसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। कुछ प्रजातियां ऐसी होंगी जो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, सहयोग कर रही होंगी। तो इस सहयोग को हम क्या बोलेंगे, कोएक्शन। और फिर जो आपका दूसरी प्रजातियां जो आपस में कर रहे होंगे, वो कंपटीशन आएगा, उनके बीच में क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। कंपटीशन होगा, कंपटीशन में आप जानते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की धारणा है कि जो अच्छा होगा, जो वही क्या कर पाएगा, वो सर्वाइव कर पाएगा वहां पे। समझ में आया। तो इनके बीच में कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन 2 प्रकार का होगा। प्रजातियों के बीच में इस फेज में क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन कितने प्रकार का होगा, 2। एक होता है इंट्रा स्पीसीज। कैसा होता है, इंट्रा स्पीसीज या अंतरा प्रजाति। और एक क्या होता है, इंटर स्पीसीज।
है ना, या अंतर प्रजाति। तो अंतर प्रजाति और अंतरा प्रजाति में क्या अंतर है? कभी सुने हैं इंट्रा यूनिवर्सिटी कंपटीशन? इसका मतलब होता है कि विद इन द स्पीसीज, या इंट्रा यूनिवर्सिटी का मतलब कि विद इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे ब्रांचेस हैं, अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं, उनके बीच में कोई क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंट्रा यूनिवर्सिटी क्रिकेट कंपटीशन बोलेंगे, यानी यूनिवर्सिटी के बीच में ही हो रहा है। और कह दे कि इंटर यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है कि दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में कंपटीशन चल रहा है। तो सिमिलरली अगर एक ही प्रजाति आपस में जीवन जीने के लिए कंपीट कर रही हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पीसीज। जैसे कि एक सवाना है, सवाना में बहुत सारे लायन पाए जाते हैं, लायन के अलग अलग प्राइड्स होते हैं, और आप देखोगे तो अक्सर ये प्राइड्स आपस में क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। अब ये आपस में प्राइड्स लड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? कौन सा कंपटीशन? इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन का। वहीं उसी सवाना में लेपर्ड पाया जाता है, उसी सवाना में हाइना पाए जाते हैं, और आप देखते हैं लायन, लेपर्ड, हाइना, इनके बीच में भी क्या होती है? लड़ाई होती है, क्योंकि रिसोर्स तो क्या है? लिमिटेड है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्पीसीज कंपटीशन बोलेंगे। समझ में आया? को एक्शन, जैसे मैं कहूं कि किसी जगह पे जेब्रा है और आपके जेब्रा वहां पर है, वहीं पे आपका कोई डियर है, वहां पे जिराफ है वहां पे, तो वो क्या करते हैं कि वो देखते रहते हैं कि आसपास से कोई जो है आपका कार्निवोर या मांसाहारी कोई अटैक तो नहीं करने वाला है, और एक भागना शुरू करेगा तो दूसरे भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ है, वो भी भागना शुरू करेंगे। तो सब अपनी जान बचा रहे हैं, तो एक दूसरे की क्या हो जा रही है? हेल्प हो जा रही है उसमें। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? को एक्शन एक तरीके से कह देंगे। समझ में आया? तो ये आपका को एक्शन, और आपका क्या है? आपका इसके अंदर को एक्शन के अंदर आपका क्या होगा? आपका कंपटीशन होगा। कंपटीशन में आपका इंट्रा हो सकता है या इंटर हो सकता है। एक चीज और होगा यहाँ पे, इन्वायरमेंट के साथ में इनका क्या होगा? रिएक्शन होगा। इन्वायरमेंट को ये चेंज करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे इसको? अब भाई वहां पे कुछ नहीं पाया जाता था, वहां का इन्वायरमेंट, जैसे कोई एक डेजर्ट है, वहां पर कुछ नहीं पाया जाता है, और वहां पे ये स्पीसीज पहुंचकर धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करके धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी और आगे का प्रोसेस बढ़ रहा है। तो क्या वहां का इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि अब वहां पे इवेपोरेशन बढ़ेगा, प्रजातियां बढ़ रही हैं, तो इन्वायरमेंट को चेंज करने का अपने हिसाब से ये प्रयास करेंगे। लेकिन इन्वायरमेंट भी इनको क्या करेगा? कहेगा कि नहीं, हमारे हिसाब से अपने आप को क्या करो? ढालो। तो दोनों जगह पे रिएक्शन होगा। स्पीसीज इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद के अंदर क्या लाएंगी? चेंजेस ले आएंगी, और इन्वायरमेंट भी इनकी एक्शन की वजह से क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? आपका रिएक्शन हो गया। समझ में आ गया? अब इसमें ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी थी, इनको कहा जाता है सिरल कम्युनिटी। क्या कहा जाता है इनको? सिरल कम्युनिटी। देखो, एक तो पायनियर हो गया, पायनियर के बाद कौन बनेगा? सिरल कम्युनिटी। सिरल कम्युनिटी, सिरल समुदाय का मतलब कि जो इंटरमीडिएट समुदाय है, जो बीच में बना हुआ है। अब इंटरमीडिएट समुदाय को भी कौन रिप्लेस करेगा फाइनली जाके? कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या करेगी? इसको रिप्लेस कर देगी। तो ये तो आपका थर्ड स्टेज रहा। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि फाइनली ये टर्मिनल कम्युनिटी यहां पर आ जाती है। टर्मिनल का मतलब कि अब बस, अब इसके आगे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पे आ जाएगी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब आपका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? मोर और लेस क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के यहां पर क्या करेगा? सस्टेन करता रहेगा। और इकोसिस्टम में क्या मौजूद हो जाएगा? अब इक्विलिब्रियम मौजूद हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी क्लाइमेट भी अब ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है वहां का, और प्रजातियों की जो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी वहां बनी हुई है उसमें भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत तो हमेशा लगा रहेगा, थोड़ा बहुत स्पीसीज का आना जाना हो तो लगा रहता है, लेकिन मोर और लेस क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बताओ, समझ में आया? तो जो स्पीसीज अब इस समय पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लाइमेक्स स्पीसीज। समझ में आया? पहला न्यूडेशन हो गया। न्यूडेशन के बाद कौन से स्पीसीज आए? यहाँ पे पायनियर स्पीसीज आए। पायनियर के बाद कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे आई? सिरल कम्युनिटी आई। और सिरल कम्युनिटी के बाद कौन सा आया यहाँ पे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो प्रजातियां पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? क्लाइमेक्स स्पीसीज कहेंगे। और इस समय इन्वायरमेंट और स्पीसीज प्रजातियों के बीच में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम, मोर और लेस क्या हो जाएंगे? ये
इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग बताइए आप लोग। लाइकेन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन ए बेयर रॉक आर एक्चुअली ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। ये पूछा गया यूपीएससी में, किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है ये? तो सिंपल सा है, एल्गी और फंजाई में है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा गया है, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। बिना मिट्टी के सरफेस पर भी इन चारों में से कौन सरवाइव कर सकता है? तो चार ऑप्शन है आपके, देखिए कौन कौन सा हो सकता है। क्या फर्न क्या होता है? फर्न, फर्न आपके कुछ प्लांट्स टाइप के होते हैं, ये देखो ये दिखाई पड़ रहा है, इट इज फर्न। तो बिना सॉइल के तो ये फर्न जनरेट नहीं होगा, सीधे अगर बेयर रॉक है उसके ऊपर ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरा है लाइकेन, दीज आर द लाइकेन्स, सॉरी दीज आर द लाइकेन्स। तो लाइकेन्स के लिए क्या चाहिए आपको? हाँ ठीक है, ये सर्वाइव आराम से कर सकते हैं, लाइकेन सर्वाइव कर सकते हैं। और मॉसेज, अच्छा ये मॉसेज है, मॉसेज आप देखते होंगे ना, सर्दी बारिश वगैरह होता है तो ग्रीन ग्रीन अलग अलग तरीके के जो है आपके छत्ते जैसे पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मॉसेज बोलते हैं। तो ये लाइकेन और मॉसेज ये तो बिना सॉइल के भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव। पेड़ पे देखे होंगे ना, पेड़ पे जैसे फफूंद जैसा लगा रहता है कुछ, तो वो क्या है? मॉसेज है वो। तो हाँ, ये बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते हैं। क्या मशरूम कर सकता है? ये मशरूम है नहीं, आप कभी भी देखेंगे तो मशरूम के लिए क्या चाहिए आपको? सॉइल चाहिए होगा। तो ये आपके हो गए आपके, तो लाइकेन और मॉसेज ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो देखो, इकोलॉजी इकोसिस्टम में आपको इसी तरीके की चीजें समझना है कि क्या क्या, ऐसे यूपीएससी के अंदर ये सब सवाल पूछे जाते हैं और लोग परेशान होते हैं कि अगर आप फर्न को नहीं जानते हैं, मशरूम को नहीं जानते हैं तो ये गलत करके आएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि मॉसेज क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, तो आप इसको क्या करेंगे? गलत करके आएंगे। तो ये क्या हम इनको बोल सकते हैं ये पायनियर स्पीसीज है? बोल सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसे सवाल पूछ दे बताइए कि इसमें से पायनियर स्पीसीज हम किसको कह सकते हैं, तो लाइकेन और मॉसेज को भी क्या कह सकते हैं हम लोग? पायनियर स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी तो हमने समझ लिया। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा होता है कि जहां पहले कभी लाइफ थी लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वहां पे अब लाइफ क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है, तालाब है और उसमें जीवन पाया जाता रहा है, लेकिन अब तालाब सूख गया है ना, वहां पे ड्रॉट बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ा, 20 साल 30 साल, और 20-30 साल तक सूखा रहा, तो वहां पे कोई जीवन अब नहीं। लेकिन फिर बारिश हुई वहां पे, और बारिश हुई तो धीरे से फिर जीवन क्या होने लगेगा? उसमें पनपना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। देखो, इसमें भी मौजूदा समय में तो जीवन नहीं है, लेकिन पहले कभी क्या रहा होगा? यहाँ पे जीवन रहा होगा। अच्छा, ये लाइव नहीं गया, चलिए ठीक। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? ऐसा सक्सेशन जहां पे पहले जीवन था लेकिन अब जीवन नहीं है, और अब इसमें फिर से वापस से जीवन पर अपना स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। अच्छा, क्या सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से ही जीवन जीने योग्य दशाएं हैं कि नहीं? यानी पहले लाइफ थी, उन्होंने इन्वायरमेंट को इतना चेंज किया होगा कि अब यहाँ जीवन जीने लायक दशाएं क्या है? मौजूद है। बस किसी फैक्टर की कमी थी, वो फैक्टर पूरा हो गया, तो अब यहाँ पे लाइफ क्या होने लगेगी? पनपना स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका? ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, ये प्राइमरी सक्सेशन की अपेक्षा क्या होगा? तेज होगा, फास्टर होगा। समझ में आया? तो आपके ये जो आपका सेकेंडरी सक्सेशन है, इट इज फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, चल गया, क्लास चल गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन की बात होगी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सेकेंडरी सक्सेशन समझ गए? क्या सक्सेशन?
देखो देखो ये सर्कुलर भी हो सकती है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है, डिपेंड करता है, इसमें आप हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक चीज होता है रिवर्स इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है? रिवर्स इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे मैं कहूं कि धीरे धीरे कोई जगह बैरन था, है ना, कोई वनस्पति नहीं थी, धीरे धीरे वहां पे क्या जनरेट हुआ? फॉरेस्ट जनरेट हुआ, फॉरेस्ट में आग लग गई, पूरा फॉरेस्ट क्या हो गया? तबाह हो गया। तो अब ये क्या हो गया? रिवर्स सक्सेशन हो गया। जो फॉरेस्ट बन चुका था अब क्या हो गया? बैरन हो गया फिर से। या कोई फॉरेस्ट बना है और क्लाइमेट चेंज वहां पर होना शुरू हो गया और ड्रॉट लंबे समय तक पड़ता रहा, तो धीरे धीरे फॉरेस्ट समाप्त होंगे, धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्पीसीज समाप्त होंगे, फिर पायनियर स्पीसीज भी समाप्त होंगे। तो ये रिवर्स भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। समझ में आया? तो जैसे ऐसे कहे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑलवेज लीनियर, तो ये आपका सही नहीं है ना, वो रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम इस पे बात करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, जरा इसको आप लोग बताइए मुझे। इन ग्रासलैंड, देखो ग्रासलैंड है कोई, ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन में तो यही सीखा था हमने कि पायोनियर स्पीसीज आएगी, फिर क्या आएंगी? आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज आएंगी, जैसे ग्रासेस वगैरह हो गए, श्रब्स हो गए, वो क्या है? इंटरमीडिएट स्पीसीज। फिर वहां पे फॉरेस्ट बनेगा। लेकिन हम दुनिया में बहुत सारे ग्रासलैंड पाए जाते हैं और ग्रासलैंड को कोई ट्री रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं कर पाता है, वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही क्यों बना रह जाता है? अब पढ़िए ऑप्शन। क्यों बना? बिकॉज ऑफ इंसेक्ट एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि सनलाइट कम हो और आपके न्यूट्रिएंट की कमी हो, वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन सही होगा? यही होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि वाटर लिमिट जो होगा तो भाई फॉरेस्ट को क्या चाहिए? ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा जल नहीं है तो बड़े प्लांट्स वहां पे जनरेट नहीं हो पाएंगे, ग्रासेस ही हो पाएंगी। और दूसरा क्या होता है कि खास करके सवाना में, है ना, सवाना इकोसिस्टम जो है, सवाना इकोसिस्टम, यहाँ पे क्या होता है कि जब ड्राई पीरियड आता है, शुष्क समय आता है, ड्राई पीरियड, तो इस समय घासें सूख जाती हैं और इन घासों में आग लग जाती है। जब इनमें आग लग जाएगी तो जो भी अगर प्लांट कोई जनरेट भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रास इकोसिस्टम अपने आप को क्या करती है? मेंटेन करती है। किस द्वारा? वाटर लिमिट और फायर के माध्यम से। समझ में आ गया? अब जैसे कहूं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी तो सर पाए जाते हैं, वहां पे तो फायर की समस्या नहीं है क्योंकि वहां पे तो ऑलमोस्ट एवरग्रीन ग्रासेस होती हैं, लेकिन वाटर की लिमिट है वहां पे, है ना, क्योंकि जल वहां पे क्या होता है? बहुत मॉडरेट मात्रा में होता, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता कि बड़े बड़े पेड़ वहां पर क्या हो पाए? जनरेट हो पाए। समझ में आया? तो इस कारण से ये ऑप्शन सी ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सही होगा। ऐसा नहीं कि ये गलत है, सनलाइट की लिमिटेशन हो रही है, लेकिन ज्यादा अच्छा सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज होता है जिसे कहा जाता है होम्योस्टैसिस, सम स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? सम स्थिति या होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? क्या आपके शरीर के अंदर होम्योस्टैसिस पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। आपके शरीर में कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो उसका आपका शरीर क्या करता है? प्रतिरोध करता है। जैसे आपके शरीर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया, पैथोजन इंटर कर गया, तो क्या शरीर उसका प्रतिरोध करता है कि नहीं? आपका शरीर कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अरे बुखार क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर को पता है कि हम अगर टेम्परेचर राइज कर देंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब उसमें कभी कभी इतना ज्यादा राइज हो जाता है कि ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं, तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? जैसे कोरोना आया था तो आप लोगों ने सुना था कि लोगों को सांस न ले पाने की वजह से मृत्यु हो जा रही है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो इतना तेज रिएक्ट करती थी कि बहुत ज्यादा कफ का फॉर्मेशन हो जाता था, फेफड़े में कफ भर जाता था, जिससे लोग सांस नहीं ले पाते थे। तो वो एक्चुअल में क्या करता था? हाइपर इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता था, तो जिसकी वजह से समस्या आती थी। जो कफ या ज्यादा चीजें बनती है किसकी वजह से बनती है? आपके शरीर के इम्यूनिटी की वजह से, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? वो लड़ता है। समझ में आ रही बातें? तो ये जो होम्योस्टेसिस आपके शरीर में भी पाई जाती है और इसी तरीके से इकोसिस्टम के अंदर भी क्या पाई जाती है? होम्योस्टेसिस पाई जाती है। तो देखिए, एक तो जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम अपने आप के कोई भी चेंज होता है उसको रेसिस्ट करता है, उसी तरीके से जो इकोसिस्टम भी है
वो भी सेल्फ रेगुलेटेड होता है, और कोई भी जो चेंज होता है इसमें, उस चेंज को क्या करता है, ये रेसिस्ट करता है, रोकता है। समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में सम स्थिति। समझ में आया कि बताओ? अच्छा एक बात बताओ, ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस है, ये पॉजिटिव फीडबैक है कि निगेटिव फीडबैक है? निगेटिव है। अरे याद करो मैंने क्या बताया था, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, क्या बोलते हैं उसको, निगेटिव फीडबैक। यानी कि जैसे मान लो कोई चेंज हो रहा है, उस चेंज को वो रोकने का प्रयास कर रहा है, तो कैसा फीडबैक होगा, निगेटिव फीडबैक होगा। उसी चेंज को और बढ़ा दे तो क्या बोलेंगे हम उसको, पॉजिटिव फीडबैक। जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को जो जो चीजें बढ़ा देती हैं हम क्या बोलते थे उसको, पॉजिटिव फीडबैक कहते थे। और जो क्लाइमेट चेंज को कम कर दे उसको हम क्या बोलते थे, हालांकि निगेटिव फीडबैक फायदेमंद है, यहाँ पे नाम है उसका निगेटिव, लेकिन वो क्या है, इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद। नहीं तो होम्योस्टेसिस है क्या, एक निगेटिव फीडबैक है। जैसे आपका शरीर में पैथोजन चले गए, तो अगर पैथोजन की हमारे सपोर्ट कर दे शरीर की, और पैथोजन बढ़ो, तो वो तो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा कि पैथोजन को और बढ़ा रहा है। हम लोग उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हमारी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी कैसा फीडबैक उसको दे रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निगेटिव फीडबैक दे रही है, ताकि वो आया यहाँ पे उसको मारने का प्रयास कर रही है, तो वो कैसा फीडबैक हो गया, निगेटिव फीडबैक हो गया। तो होम्योस्टेसिस एक तरीके से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा जो भी फैक्टर इकोसिस्टम को चेंज करने का प्रयास करते हैं, उसको ये क्या करती है, रोकने का काम करती है। अब ये कैसे रोकेगी, देखिए कई बार इसके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी इकोसिस्टम के अंदर, जैसे छोड़ो, एक बैक्टीरिया कहीं पहुंचा, बैक्टीरिया का कर्व जानते हैं ग्रोथ का, बेल शेप कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, घंटी जैसा। शुरू में ये जब आएगी ग्रोथ करेगी, इसको बोलते हैं लेग फेज। क्या बोलते हैं, लेग फेज। इसको बोलते हैं लॉग फेज, लॉग फेज। इसको बोलते हैं स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी फेज कहते हैं। और इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज। मान लो किसी जगह पे कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं कहता हूं कि चलो कोई एक जीव है, जैसे मान लो कुत्ता ही कोई है, और वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो किसी बगीचे में, जंगल में वो पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर फंगस बैक्टीरिया आएंगे, उसका डिकम्पोजिशन करेंगे। तो बैक्टीरिया का शुरू में क्या होगा, स्लो ग्रोथ होगा, फिर धीरे धीरे कैसा ग्रोथ होगा, तेजी से ग्रोथ होगा। एक समय आएगा कि रिसोर्स लिमिटेड है वहां पे, क्योंकि उसकी बॉडी तो लिमिटेड है, तो स्टेशनरी फेज आ जाएगा, यानी अब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। जैसे जैसे रिसोर्स कंज्यूम होता चला गया, अब वो मात्रा कम होती जाएगी, अब बैक्टीरिया भी क्या होंगे, डेथ होगी उसकी, और उनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आया? तो एक रिसोर्स के लिमिट की वजह से भी क्या होता है, आपका निगेटिव फीडबैक प्राप्त होता है कि रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है। अब कोई एक जगह है जहां पे, जैसे ग्रासलैंड की ही बात करी हमने, वहां पे बड़े बड़े पेड़ जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन पानी क्या है आपकी, लिमिटेड है। तो पानी लिमिटेड है, तो पानी कैसा फीडबैक दे रहा है, एक निगेटिव फीडबैक दे रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े ट्रीज ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन पानी न होने की वजह से क्या हो जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं। तो कैसा फीडबैक उनको मिल रहा है, निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, और आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो नेचर है वो बना रह जा रहा है। समझ में आया? तो यही होम्योस्टेसिस होता है। बहुत सारे इस तरीके से देते हैं, क्योंकि देखो रिसोर्सेज किसी भी इकोसिस्टम में अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इस लिमिटेड होने के कारण ही वो इकोसिस्टम कैसा फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक देता है, उसकी संख्या को रोक देता है। ठीक है, हाँ एक चीज और जानते हैं थोड़ा सा, जैसे ह्यूमंस हो गए बायोलॉजी के अंदर, या एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के अंदर एडॉप्टिव कैपेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो आप देखिए ह्यूमंस इक्वेटर पे भी पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है, आपके जो बहुत टेम्परेट रीजन, ठंडे रीजन है, साइबेरिया का क्षेत्र है, वहां भी पाया जाता है, क्योंकि टॉलरेंट लेवल, एडॉप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। जैसे आप चलिए ह्यूमंस तो है अपना कपड़े वगैरह पहनता है, ये सब कहेंगे कि सर हमारे पास टेक्नोलॉजी है। शेर, टाइगर देखो, टाइगर, टाइगर क्या आपको मिलता है साउथ इंडिया के अंदर, बिल्कुल मिलता है ना। साउथ इंडिया में जो अगस्त मलाई जो हिल्स हैं, वहां पर आपके नीलगिरी हिल्स है, वहां पर मिलता है। बंगाल में मिलता है, यस बंगाल पे भी मिलता है। क्या आपने साइबेरियन टाइगर का नाम सुना है?
यानी कि टाइगर देखो आपके गर्म प्रदेश से लेकर ठंडे प्रदेश तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो उसके अंदर होम्योस्टेसिस, अगर शरीर के अंदर होम्योस्टेसिस कह रहा हूं, एडॉप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा होती। लेकिन प्लांट के अंदर ये एडॉप्टिबिलिटी की मैकेनिज्म कम होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। जो प्लांट इक्वेटर के पास पाया जाएगा वो आपके साइबेरियन क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा या टेम्परेट रीजन में नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रही है बातें? अब सोचिए कि क्या हिमालय पर वही प्लांट मिलेंगे जो आपको साउथ इंडिया पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या ऐसे एनिमल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, हम ही लोग रहते हैं। समझ में आया? तो ये इसको क्या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम लोग ज्यादा रेगुलेटर्स हैं। कैसे हम लोग हैं? रेगुलेटर्स हैं, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी एडॉप्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और प्लांट की एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन क्या एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं? असर बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि असर नहीं पड़ता है, मैंने क्या कहा कि एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आई बात है? आपके एलिफेंट अफ्रीका के अंदर भी पाए जा रहे हैं, बहुत गर्म प्रदेशों में। इधर चले आइए आपको और दूसरे जगहों पर भी मिल जाएंगे, आपके थोड़े ठंडे प्रदेशों की तरफ भी जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे एलिफेंट, है ना। लाइक हमारे आसाम वगैरह में चले जाइए तो भाई इक्वेटर की अपेक्षा तो वो ठंडा ही है, तो वहां भी एलिफेंट मिल जाएंगे। यूपी में मिल जाएगा आपको, सब ट्रॉपिकल रीजन है ये तो। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से आपके मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए और फिर बताइए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स? कौन से इसमें से अपघटन करता है? अपघटन करता क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर कहा जाता है या अपघटन करता कहा जाता है। बताइए इसमें से कौन से अपघटन करता है, कौन से इसमें से अपघटन करता नहीं है। क्या अर्थवर्म है भैया, बताओ? अर्थवर्म है, यस, क्योंकि खेत में ये रहता है, मिट्टी वगैरह जो भी खाता रहता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस में तोड़ता रहता है, सिंपल। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, किसान मित्र है ये। क्योंकि जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा तो प्लांट्स को उन चीजों को एब्जॉर्ब करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा, जेलीफिश है क्या? ये है, देखो जेलीफिश, ये अपघटन करता नहीं है। समझ में आया? ये अपघटन करता के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा है मिलीपेड्स। मिलीपेड्स क्या है आपके, बिल्कुल ये जो दिख रहा है ना, ये दीज आर कॉल्ड, देखा होगा आप लोगों ने इस सबको, तो इन्हीं को मिलीपेड्स कहा जाता है। तो ये अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सी हॉर्स। सी हॉर्स ये तो मछली है, तो ये तो अपघटन करता है नहीं, तो ये भी नहीं है आपकी सी हॉर्स। वुड लाइस, ये देखो ये वुड लाइस है, जो देखोगे ना आप, लकड़ियां ज्यादा दिन की हो जाती हैं, उसको ऐसे हटाना, तो उसको वो मिलेंगे वहां पे डिकम्पोज करते हुए। तो ये वुड लाइस भी क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोजर या डेट्रीवोर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3 और 5। समझ पाए? ठीक है, एक और, अच्छा ठीक है, एक चीज पे और चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जिसे कहा जाता है बायोटिक। ये बताओ, इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ दिमाग में बैठा है? ठीक है, चलो बढ़िया, गुड। अब हम थोड़ा बायोटिक इंटरेक्शन जान लेते हैं। बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, या कि जीवों के अंदर अंतः क्रिया, है ना, प्रजातियों के बीच अंतः क्रिया कैसी होती है। देखिए प्रजातियों के में अलग अलग प्रकार की अंतः क्रिया हो सकती है। जैसे आप लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग आपस में क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अंतःक्रियाएं होती हैं। दोस्ती हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, हो सकता है कि एक दूसरे को जो है प्रताड़ित कर रहा हो होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो ऐसे में अब प्रताड़ना जरूरी नहीं है कि मार पीट के ही प्रताड़ित करो। अब चाय पीने के लिए गए चाय की दुकान पे, अब चाय पी लिया, अब इंतजार कर रहा है दूसरा दोस्त कि पैसा दो ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक प्रताड़ना है एक तरीके से। ठीक है, चलो एनीवे आते हैं इधर। ये जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है, ये बायोटिक इंटरेक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। ये अलग कैसे हो सकता है, एक हो सकता है म्यूचुअलिज्म, इसको क्या बोलते हैं, सहोपकारिता। क्या बोलते हैं, सहोपकारिता, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। एक होता है कॉमन सेलिज्म, इसको बोलते हैं सहजीविता। क्या बोलते हैं, सहजीविता कहा जाता है। फिर एक होता है एमेंसेलिज्म, असहजीविता। क्या होता है, असहजीविता।
असहजीविता। फिर है प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या होता है? शिकार। क्या होता है? शिकार। आपका क्या हो गया? प्रिडेशन। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? परजीवी। परजीविता। 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 कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? प्रतिस्पर्धा। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। और रहता है एक न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या है? उदासीनता। उदासीनता क्या चीज है ये? सबके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन और क्या है ये आपका? न्यूट्रलिज्म, उदासीनता। विथ एग्जांपल इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो इसको हम यही समझा देते हैं ताकि आपको देखो, सहपकारिता में क्या होता है? दो प्रजातियां हैं ए और एक प्रजाति है बी। ऐसा बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ए और बी दो प्रजातियां हैं म्यूचुअलिज्म के अंदर। इसमें क्या होगा कि दोनों ही अगर एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हो, दोनों कैसे हैं? प्लस प्लस, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स का बहुत याद रखना जरूरी है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसमें बताइए? एग्जाम्पल लाइकेन, बताया था अभी लाइकेन। और क्या हो जा सकती है? कोरल। कोरल याद है? कोरल में क्या होता था? एक सी एनिमोन पॉलिप हुआ करता था, एक ज़ूज़ैंथली हुआ करती थी। ये दोनों मिलकर साथ में क्या करते थे? जीते थे। तो ये भी क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? सोचिए। अरे आप हैं और आम का पेड़ है, इनके बीच में म्यूचुअलिज्म है? सोचिए, आम के पेड़ से आपको क्या मिल रहा है? भोजन। आप आम की गुठलियां जाकर यहां वहां फेंक दे रहे हो, इससे क्या हो गया? उसकी ग्रोथ हो गई, गुठलियां कहीं और बढ़ने लगी, स्प्रेड हो गया वो। या फिर एक किसी कोई गाय भैंस है, उसके ऊपर पैरासाइट लगे हुए हैं ऊपर, और कोई कौवा या कोई पक्षी आकर उसको खा रहा है, तो क्या ये म्यूचुअलिज्म हो गया कि नहीं? कि कौवा और पक्षी को क्या मिल जा रहा है? भोजन मिल जा रहा है, और उस पैरासाइट से गाय भैंस को क्या मिल जा रहा है? छुटकारा मिल जा रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? एक म्यूचुअलिज्म का प्रोसेस हो गया। समझ में आ गया? दूसरा होता है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है कि एक जीव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरा जीव उससे क्या हो रहा है? बेनिफिट ले रहा है ना? जैसे कि आपके क्लास के अंदर कोई बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है और उसका एक दोस्त है, वो थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके पास में बैठा हुआ है और जैसे मैं लिखवा रहा हूं, वो तेजी से लिखता जा रहा है, बढ़िया बच्चा, और दूसरा बच्चा तेजी से नहीं लिख पा रहा है, तो दूसरे कॉपी में देखकर क्या कर रहा है? वो लिख ले रहा है। तो एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दूसरे को क्या हो जा रहा है? उससे फायदा हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कॉमन सेलिज्म कहेंगे। समझ में आया? जैसे कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में इपीफाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इपीफाइट्स पाए जाते हैं। ये इपीफाइट्स क्या होते हैं? इपीफाइट क्या होते हैं भाई? देखो, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर दूसरे पेड़ की प्रजातियां ग्रो करती, वृद्धि करती, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इपीफाइट्स कहा जाता है। समझ में आया? अब ये जो ग्रो करती है वो उससे कुछ ले नहीं रही है, बल्कि केवल सपोर्ट हासिल कर रही है। क्या हासिल करती हैं? ये सपोर्ट हासिल करती हैं। इनको हम बोलते हैं इपीफाइट्स। तो बताओ, जो बड़ा पेड़ था उसको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरे को सपोर्ट प्राप्त हो जा रही है, तो उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम लोग आपका कॉमन सेलिज्म कहेंगे। इसी तरीके से आपकी जो सार्क होती है, सार्क मछली, कुछ सकर फिश होती हैं। क्या बोलते हैं? सकर फिश। वो क्या करती है? सार्क से चिपक जाती है जाके, छोटी छोटी होती है। सार्क तैरती रहती है और जो भी शिकार वगैरह करती है, उस शिकार से जो कुछ बच जाता है उसको वो क्या करती है? उसको वो खाती है। सार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसका फायदा हो जाता है? सकर फिश का फायदा हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये इसी तरीके से एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कि आपके कुछ क्लाउन फिश पाई जाती हैं। आपने देखा होगा ना, ये कोरल के आसपास खूब रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती, छोटी छोटी होती हैं,
और उन छोटी मछलियों को खाने का प्रयास कौन करता है? बड़ी मछलियां खाने का प्रयास करती हैं। तो ये जो क्लाउन फिश होती है ये आकर कोरल के अंदर छुप जाती है और कोरल के कई सारे आपके टेंटिकल्स होते हैं जो कि नुकीले होते हैं। तो बड़ी फिश जब आएगी तो उससे उनको चोट लग जाता है, तो इसलिए बड़ी फिश उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। कोरल को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। किसका फायदा हो गया? क्लाउन फिशेस, छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनका क्या हो जाता है? फायदा हो जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? कॉमन सेलिज्म कहेंगे। समझ में आया? या सहजीविता कहेंगे। तो पहले में दोनों को फायदा हो रहा था, दूसरे में एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तीसरा जो है ये एमेंसेलिज्म या असहजीविता, इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और दूसरे को क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। जैसे कि पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है ना? और पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को वो क्या कर देता है? कम कर देता है। अब फंगस को कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने आप ये सिक्रीट करता रहता है और जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो रहा है? तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है? उससे नुकसान हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एमेंसेलिज्म। एक और एग्जांपल, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ की वजह से उनकी छाया पड़ती है ना? बड़ा पेड़ तो ग्रो कर चुका है और वो छोटे पेड़ उसकी छाया की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़े पेड़ को क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, ना तो उसको कोई फायदा है ना तो कोई नुकसान है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? छोटे पेड़ों का क्या हो रहा है? नुकसान। गांव में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेड़ पर पेड़ लगा दो, तो कुछ किसान विरोध करते हैं, कहते तुम तो अपने यहाँ पेड़ लगा दोगे, उसकी छाया मेरे खेत पर पड़ेगी तो मेरे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एमेंसेलिज्म। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या होता है बताइए? प्रिडेशन किसी दूसरे जीव को मारकर उससे भोजन प्राप्त करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिडेशन कहा जाता है ना? शिकार। अब देखो इसमें क्या होगा? एक जीव को तो नुकसान हो गया और दूसरे जीव को क्या होता है? इससे फायदा होता है। बताइए हुआ कि नहीं? एक जीव को नुकसान हुआ, दूसरे, जैसे कि सवाना में कोई जो है आपकी कोई हिरन ही है या कोई जेब्रा है, वो घास खा रहा था बेचारा, पीछे से लायन आया उसको मारकर खा गया वो, तो इसका तो नुकसान हो गया बेचारे का। इसका क्या हुआ? फायदा हुआ कि उसको क्या मिल गया? भोजन प्राप्त हो गया। तीसरा है पैरासिटिज्म, सॉरी ये पांचवा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक जीव को क्या होता है? नुकसान होता है और दूसरे जीव को क्या होता है? फायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में चला गया, तो वो तो आपके शरीर में क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, जिससे आपका शरीर क्या हो जा रहा है? कमजोर हो जा रहा है। या आप लोगों ने सुना होगा ना वो जोंक है ना, गाय भैंस को पकड़, इवन ह्यूमंस को भी पकड़ लेती जो गंदा पानी में नहाने जाए, तो वो भी क्या है? आपका पैरासाइट है। उसको तो आपके शरीर से भोजन प्राप्त हो, आपके शरीर का क्या निकल गया? खून निकल गया, गाय भैंस का खून निकल गया, उससे बाल में जू पाए जाते हैं बहुत सारे, चलो आपके नहीं होगा ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों में हो सकता है। तो वो भी क्या है? पैरासाइट है, एक तरीके से आपको नुकसान कर रहा है, उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब देखो दोनों में तो एक ही चीज दिख रहा है हमको, लेकिन क्या यहाँ पे इनमें कुछ अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? बेसिकली देखो कुछ विशेष अंतर है। ये जो आपका प्रिडेशन जो होता है बच्चा, शिकार जो होता है, इस शिकार के अंदर जो शिकारी होता है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, वो स्वतंत्र लाइफ जीता है। उसके पास मोशन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, उसका खुद का पाचन तंत्र होता है। समझ में आ रही बातें? तो वो अपना मूव, और उस जीव के ऊपर नहीं रहता है। वो जिसको मारता है वो उसी के ऊपर नहीं रहता है, बल्कि उसको मारेगा, खाएगा, चला जाएगा आगे। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिडेशन या शिकार कहेंगे। जबकि ये जो पैरासाइट होते हैं ये अननेसेसरी ऑर्गन्स लॉस कर देते हैं, इनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, यानी जिस जीव पर रह रहे हैं उन्हीं से क्या मिलेगा? इनको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। इनका जो ऑर्गन्स होते हैं, खास करके पाचन तंत्र होता है, वो विकसित नहीं होता, क्योंकि पचा पचाया इनको भोजन, सीधे खून चूस रहा है वो, ठीक है, तो पचा पचाया इनको भोजन मिल जा रहा है,
तो इनके यहाँ वो आपके वेल डेवलप्ड आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको पाचन तंत्र इसमें नहीं मिलेगा, इसको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप्स करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप करते हैं, लाइक सकर्स, जिससे वो क्या कर सके, चूस सके। समझ में आया? तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप होते हैं और अननेसेसरी ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म कहा जाएगा। मच्छर पैरासाइट है कि नहीं? सोचिए, मच्छर पैरासाइट है कि नहीं, एक सवाल पूछ लिया जाएगा। नहीं है, मच्छर पैरासाइट नहीं है। दरअसल मच्छर के साथ में यह है कि आपने सुना होगा ना कि हमेशा जो खून चूसने का काम कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज करती है। मेल एनाफिलीज या मेल मॉस्किटो है, वो खून नहीं चूसता, बल्कि वो फलों का रस चूस के जो है अपना जीवन काट लेता है। बहुत कितना सीधा साधा आदमी है ना, ठीक है। फूलों का रस चूस के जो है अपना वो जीवन वो निर्वाहन कर रहा है, उसे खून से कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली वो भोजन जो होता है ना मॉस्किटो का, वो फूलों का रस वगैरह चूसने से। अब फीमेल मॉस्किटो आखिर रस ये खून क्यों चूसती है वो? बिकॉज उसको जो है बच्चे पैदा करने होते हैं, है ना, उसके ऑफस्प्रिंग पैदा करने होते हैं, और उसके लिए उसको गर्मी चाहिए होता है, गर्म खून चाहिए होता है। तो इस वजह से वो मॉस्किटो आपका खून चूस के फिर वो अंडे देने का काम करती है। समझ में आई बात? वो भी आपके खून से उसको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दिस इज हाउ। तो ये आपका मच्छर पैरासाइट नहीं है, और साथ में वो आपके शरीर पे नहीं रहता है, बस उसके पास पंख है, वो उड़ जाता है। समझ में आया? तो दिस इज, हाँ, अब उसके द्वारा कुछ पैरासाइट ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे आपके डेंगू वायरस या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे आपको मलेरिया हो जाता है। तो इस तरीके के पैरासाइट आपके अंदर क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। एनीवे, आते हैं आगे। समझ में आया दोनों में अंतर? ये प्रिडेशन है और ये क्या है आपका पैरासिटिज्म। दोनों में अंतर पूछ लिएगा कई बार, कौन पैरासाइट है कौन आपका प्रिडेटर है। आगे एक बात करते हैं, कंपटीशन वाले में क्या होगा। भैया देखो, जहां प्रतिस्पर्धा होगी वहां पे हमेशा याद रखना दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, हाँ हो सकता है कोई एक स्पीशीज जीत जाए, उस प्रतिस्पर्धा में वो सरवाइव कर जाए, लेकिन उस लड़ाई में दोनों का क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हो, अब अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं आप, और कई सारे लोग हैं, तो कंपटीशन एक लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आके पढ़ने की क्या जरूरत थी, अगर कंपटीशन ना होता तो सीधे सीधे निकल जाते, बढ़िया नौकरी पा जाते। लेकिन यहाँ कंपटीशन है, कई बार मेंटली आप टॉर्चर हो रहे, कितना सारा पढ़ना है आपका ठीक है। दूसरे लोग भी बोलते जा रहे हैं कि पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम, है ना, समय दे रहे हैं, इससे अच्छा जाकर कुछ एंजॉय करते इधर उधर। तो नुकसान सबका हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे कंपटीशन नहीं होता तो सभी एसडीएम डीएम बन जाते हैं ऐसे ही। तो कंपटीशन हमेशा क्या करता है, नुकसान देता है। समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि सवाना में आपका लायन है, वहां पे लेपर्ड है, वहां पे हाइना है, वो जो भी शिकार होगा उसके लिए आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीट, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि शेर जीत जाए, लेकिन नुकसान तो उसका भी होगा। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। और एक चीज होता है न्यूट्रलिज्म। दो प्रजातियां रह रही हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम अपना चलो हम अपना चलते हैं। हालांकि न्यूट्रलिज्म बहुत रेयर है। न्यूट्रलिज्म क्या होता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि रिसोर्स जो होते हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास सब जीव करता है। तो न्यूट्रलिज्म रेयर है, हाँ, लेकिन फिर भी पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जरा इसको बताएंगे आप लोग। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द ओशियन, दे इंक्लूड्स, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, बताइए। डाइटम्स होते क्या? फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे क्या होते हैं, एल्गीज होते हैं। क्या होते हैं, डाइटम्स होते हैं। जो छोटे छोटे एल्गीज होते हैं यूनिसेलुलर, जो वहां पे पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? कौन सा सही है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो डायटम्स ही आएंगे ना फूड चेन में, क्योंकि यही क्या है आपके प्रोड्यूसर्स। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप क्या हो गए, खत्म हो गए। और एक चीज इसमें देखने को मिल रहा है जिसे बोलते हैं हेरिंग्स। क्या कहा जाता है? हेरिंग्स। जो तैरने वाले जीव होते हैं जैसे मछलियां, इनको क्या कहा जाता है? हेरिंग्स कहा जाता है। तो मछलियां हेरिंग्स आ जाएंगी। तो हेरिंग्स क्या होती है? और ऊपर वाले में होते हैं ये जो आपका क्रस्टेशियंस होते हैं, जो उसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे जीव, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियंस कहा जाता है। तो ये डायटम, क्रस्टेशियंस और हेरिंग्स, ये क्या हो जाएंगे? आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि कुछ टर्म्स आपको नहीं आ रहे हों, लेकिन इतना तो हमें पता था कि डायटम्स, सर ने बता दिया था कि ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, है ना, एल्गीज होते हैं। तो ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। मतलब दो ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, इसको हटा दिया। अब ये दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो अगर थोड़ा भी जानते हैं कि हेरिंग्स क्या होती है, तैरने वाली जीव होते हैं मछलियां वगैरह, तो उनको हम लोग क्या रखेंगे? और ऊपर रखेंगे। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, ये आपके आर्थ्रोपोड के ग्रुप्स कई सारे होते हैं, उनको क्रस्टेशियन बोलते हैं। हेरिंग्स क्या होती है? जैसे फिश हो गए, ये किसको खाती है? ये क्रस्टेशियंस को ये खाती है। तो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, आप देख लेना इसको। एक और क्वेश्चन है, देखिए कितना क्वेश्चन कर पाते हैं आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसको समझना पड़ेगा। देखो क्या ना, कुछ जीवों को आपको ऐसे जानना पड़ेगा कि कैसे जीव होते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन। फूड चेन में कौन से इसमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं? तो सबसे पहले तो देखो, डायटम्स तो है ही ना भाई, है ना, और साइनोबैक्टीरिया भी है। साइनोबैक्टीरिया भी अपना भोजन क्या करता है? खुद निर्माण करता है। तो ये दो तो रहेंगे, दो तीन। जहां पे दो तीन नहीं है हटा दो, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इनके बारे में नहीं भी जानते हो तो भी क्या कर ले गए? सही कर ले गए। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जरूरी नहीं है कि सबके बारे में, लेकिन कुछ जो पढ़े हो कम से कम आप, वो सही तरीके से पढ़े हो और हम उसको एलिमिनेट कर पाए ऑप्शन देख के। तो जरा जान लेते हैं कि यहाँ पे कॉपीपोड्स क्या होता है और यह आपका फोरामिनिफेरा क्या होता है। ये देखो, ये जो समुद्र में ये जीव पाए जाते हैं कॉपीपोड्स कहा जाता है। और फोरामिनिफेरा, ये जो आप देखते हैं ना छोटी छोटी सीपी पत्थर जैसे ऐसे पाए जाते हैं समंदर किनारे, आप जाएंगे तो इनको आपको फोरामिनिफेरा कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, आज देखते हैं आप लोग कितना करते हैं, थोड़ा दिमाग आज दौड़ाओ। विथ रेफरेंस टू फूड चेन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग। पढ़िए आप। A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. बात सही है? कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला वो है जहां पर एक जीव दूसरे जीवों के ऊपर क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। बात तो सही है, इसी को फूड चेन कहते हैं। दूसरा, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। आपके खाद्य श्रृंखला प्रजाति के अंदर ही पाई जाती है। सही है गलत है? गलत है ना। फूड चेन प्रजाति के अंदर नहीं पाई जाती बल्कि प्रजातियों के बीच पाई जाती है। तो ये बात तो गलत हो गया। तो अरे भाई सिंपल सी बात है कि ज्यादातर जो फूड चेन होते हैं वो एक, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स वगैरह से प्राप्त करते हैं। तो ये विद इन स्पीसीज नहीं। हाँ, हो भी सकता है कि कुछ जीव एक अपने जैसे जीवों को खाते हों, लेकिन सामान्यतः जो फूड चेन पाया जाता है विद इन पॉपुलेशन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। A food chain illustrates the number of each organism which are eaten by other. फूड चेन ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, नहीं, बस ये इतना बताता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को ये खाता है, लेकिन कितने को खाता है ये बात वो नहीं करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 ओनली करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ऐसे सवाल आराम से लगेंगे आपके। एक और क्वेश्चन, which of the following have species that can establish symbiotic relation with other organism? दूसरे जीवों के साथ में अब ये symbiotic relation स्थापित कर सकते हैं। तो क्या होगा? सुनो, फंगस तो हम जानते ही हैं कि हम करता ही है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर्स होते हैं और ये भी करते हैं, बहुत सारे हैं।
तो 2 और 3 तो होना ही होना है। ये नाइडेरिया क्या होता है? नाइडेरियन फैमिली। जो सी एनिमोन पॉलिप है वो किस फैमिली से आता है? नाइडेरिया फैमिली से आता है। किससे आता है वो? नाइडेरिया फैमिली से आता है, जो अपने ऊपर स्कल्स वगैरह का निर्माण करते हैं। तो क्या हमें कोरल में ये मिलता है? यही तो कोरल है भाई। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। तो तीनों के तीनों कैसे रिलेशन बनाएंगे? सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएंगे। तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइडेरिया देखो, कुछ जीव आप देखोगे इस तरीके से तैरने वाले जीव पाए जाते हैं, है ना। और ये कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करके ऊपर क्या बनाते हैं? अपना स्केलेटन बनाते हैं। इन्हीं को सी एनिमोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। और यही सी एनिमोन किस फैमिली का है? नाइडेरिया का। किसका है ये? नाइडेरिया का। तो नाइडेरिया है तो क्या इसके ऊपर हमने पढ़ाया था कि जूजेंथली चिपक जाती है आकर, और जब जूजेंथली, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। समझ में आया? तो ये नाइडेरिया भी उसी का एग्जांपल हो जाए। बायो एक्यूमुलेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है ऑलरेडी, है ना। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता था? किसी एक जीव के अंदर जो आपके केमिकल्स जो इजीली समाप्त नहीं होते हैं, वो जमा होते जाते हैं उसके टिश्यूज के अंदर, उत्तकों के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और दूसरा मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि डीडीटी की मात्रा अगर बढ़ती चली जाए। दरअसल ये जो एक्सक्रेशन या मेटाबॉलिज्म में शरीर से बाहर नहीं आ पाते, तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक चीज होता है बायो मैग्निफिकेशन, ये भी बताया था मैंने कि अगर पोषाहार स्तर में यही बढ़े, यहां से यहां ट्रांसफर हो, यहां से यहां ट्रांसफर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। तो यही बायो मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊं आपको कि कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनका बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन होता रहता है। ठीक है ना। ये ऐसे पदार्थ हैं जो इजीली इन्वायरमेंट से क्या डिग्रेड नहीं होते हैं, शरीर के अंदर हमारी जो टिश्यूज हैं इनको समाप्त नहीं कर पाती है। कुछ एग्जांपल जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबी कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है जो बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस में हिस्सा लेता है। समझ में आया? या एक चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर याद हो, परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, यानी ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो क्या है इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, वो जल्दी समाप्त नहीं होते। तो ये उन्हीं में से है। कहाँ यूज होता है? तो इंसुलेटर्स और ट्रांसफार्मर्स वगैरह में फायर रिटार्डेंट के रूप में यूज होता है। इसी तरीके से है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। ये भी कैसे हैं? आपके परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं। इसी तरीके से हैवी मेटल्स बहुत सारे हैं, जैसे मर्करी, कॉपर, कैडमियम, ये सब भी आपके शरीर में क्या होते जाते हैं? एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। बहुत सारे साइनाइड्स होते हैं, ये भी आपके शरीर में क्या होते हैं? इकट्ठे होते चले जाते हैं। ठीक, एक चीज होता है जिसको बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता। क्या कहा जाता है? जैविक क्षमता। क्या होता है जैविक क्षमता? देखो, इन फेवरेबल कंडीशंस, ध्यान से सुनना, किसी भी इकोसिस्टम में अनुकूल दशाएं हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसमें किसी पॉपुलेशन का जितनी तेजी से वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि एक फेवरेबल कंडीशन है, बढ़िया टेम्परेचर है, बढ़िया पीएच है, सब कुछ है, और बैक्टीरिया वहां पे जाके रहने लगा, और बैक्टीरिया जितनी तेजी से अपने पॉपुलेशन को ग्रोथ कर पाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि रिसोर्सेस कैसे हैं? अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेस कैसे हैं? तो ऐसे पूछा जाए कि इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ स्पीसीज विल कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। जैविक क्षमता कही जाएगी उसकी। समझ में आ गया? कंडीशन फेवरेबल है तो देखिए, द मैक्सिमम रेट एट विच अ पॉपुलेशन कैन इंक्रीज व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड and environmental conditions are ideal
एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, आइडियल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक पोटेंशियल। तो भैया बायोटिक पोटेंशियल सभी प्रजातियों का एक जैसा होगा क्या, नहीं होगा, अलग अलग होगा, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। अब सवाल क्या पूछा जाएगा कि बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले समझो, एक तो रिप्रोडक्टिव स्पैन पर, किस पर निर्भर करता है, रिप्रोडक्टिव स्पैन पर, मतलब कितने समय तक कोई स्पीसीज रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, कितना ड्यूरेशन ज्यादा है, ज्यादा ड्यूरेशन होगा तो ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी बायोटिक पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर कितना फ्रीक्वेंसी है उसके रिप्रोडक्शन का, है ना। जैसे आप देखते हो कई सारे जीव होते हैं हर महीने बच्चे देते हैं, है होता है ना, और कुछ जीव होते हैं कि 2-2 साल 3-3 साल में बच्चे होते हैं। तो बताइए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, जो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होगी उनकी, ज्यादा होगी। जैसे हाथी का जो आपका रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है, लगभग उसका गर्भाधान जो होता है वो लगभग 22 महीने का होता है। तो बताइए 22 महीने में हो गया कि, हालांकि रिप्रोडक्टिव स्पैन उसका ज्यादा है लेकिन ऑफस्प्रिंग कम है, और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हर बार हाथी के एक ही होगा बच्चा, जबकि मान लो कोई सांप वगैरह है तो एक साथ में 200-300 अंडे देते हैं वो। समझ में आया, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर भी डिपेंड करता है कि कितना उसका लिटर साइज है, ठीक समझ में आया। और सर्वाइवल रेट पर भी निर्भर करता है कि उनके बच्चों के ऑफस्प्रिंग के सर्वाइव होने के कितने ज्यादा चांसेस है। समझ में आया, तो बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा, हर जीव का क्या होगा, अलग अलग पाया जाएगा, डिपेंड करता है इन सारे किसके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। एक शब्द होता है कैरिंग कैपेसिटी, क्या शब्द होता है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, क्या बोलते हैं इसको, वहन क्षमता। ये क्या चीज है, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता क्या होती है। सुनो, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बिना उसको डैमेज किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, जितने पॉपुलेशन उसके अंदर रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैसे एक इकोसिस्टम है और उसके इकोसिस्टम के अंदर 100 हिरन रह रहे हैं, और इन 100 हिरन की वजह से उस इकोसिस्टम को नुकसान नहीं हो रहा है, इकोसिस्टम में आराम से जी रहे, खा रहे हैं। और वही अगर 200 हो जाए और इससे इकोसिस्टम के जो रिसोर्सेज है वो कम होने लगे, तो मतलब उसकी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 100 थी, और 100 से ज्यादा अगर इंडिविजुअल होने लगे तो उसके रिसोर्सेज क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, तो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज दैट एन एरिया रिसोर्स कैन सस्टेन indefinitely without significantly depleting the degrade the resources, यानी बिना रिसोर्सेज को समाप्त किए जितने अधिक से अधिक क्षमता में वहां पे कोई पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सिस्टम का कैरिंग कैपेसिटी। अब जैसे हम लोग हैं, हमने अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चीजें हम करते हैं, उससे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं, तो इससे अर्थ को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज, इसका पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोगों को पढ़ लेना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए, विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर्स, इनमें से कौन सा डिकम्पोजर है, इसमें वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया, बताइए कौन सा है, वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया। कह रहा है कि कौन सा घटक है इनमें से, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, कौन सा है, ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। कितने लोग ये ऑप्शन बता रहे हैं, बी वाले कितने लोग बता रहे हैं, चलो, और सी वाले कितने लोग बता रहे हैं, डी वाले, ये सही है, वायरस डिकम्पोजर नहीं है, वायरस डिकम्पोजर नहीं होता है। समझ में आई बात, ये पैरासाइट है, कैसा है ये,
पैरासाइट है। और आप जानते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। चलो, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन है, जरा इसको भी बताइए, देखते हैं कितना करते हैं आप लोग। Which of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity? उत्पादकता के घटते हुए क्रम में इकोसिस्टम को बताना है, आपको पारिस्थितिक तंत्र को बताना है। कौन कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? ओशियन, लेक, ग्रासलैंड, मैंग्रोव, मैंग्रोव, ओशियन, ग्रासलैंड, लेक्स। तो देखो सबसे पहले तो जानो, हाँ बताओ, घटता हुआ क्रम कह रहा है तो डी कैसे होगा भाई? ओशियन का तो कम होता है। प्रोडक्टिविटी पूछा है, प्रोडक्शन नहीं पूछा है। प्रोडक्शन तो ओशियन का ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। दोनों में अंतर जानते हो? अरे कोई एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितना उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, और पूरे इकोसिस्टम में जितना हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है तो ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम होती है भैया, तो ये तो दोनों अपने आप नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब इनमें से बात आती तो सी ऑप्शन सही होगा, है ना, मैंग्रोव के बाद ग्रासलैंड, लेक्स एंड देन ओशियन। समझ पाए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, ठीक है, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और, इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसे हटा दिया जाए, इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अपेक्षा तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाते, बल्कि ये ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर जाते। क्यों? सवाल समझ में आया? कह रहा है कि अगर दो वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और एक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो वर्षा वन जल्दी अगर हट गया और दोनों को हटा दिया जाए तो जल्दी ग्रोथ कौन कर जाता है? पर्णपाती वन जल्दी ग्रोथ कर जाता है, वर्षा वन जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाता है। पूछ रहा है क्यों? अब पूछ बताओ, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, पहला। प्रोपेग्यूल्स ऑफ ट्री इन अ रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी, मतलब इसको जो फैलाया जाता है, प्रोपेग्यूल होता है, फैलता है, वो किनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज आर स्लो ग्रोइंग, ऐसा तो है नहीं। एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ये भी सही नहीं है। ए सही होगा। देखो एक चीज होता है जिसको कहा जाता है लीचिंग, याद है कुछ? लीचिंग क्या होती है? जो ज्यादा बारिश जहां पर होती है, न्यूट्रिशन घुलकर कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो सॉइल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बारिश ज्यादा कहां हो रही है, वर्षावन में, तो उसकी मिट्टी क्या, सॉइल क्या होगी, क्या न्यूट्रिशन होगा ज्यादा उसमें? नहीं। समझ में आया? तो इस वजह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लें, चलो देखो इसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, marine upwelling zones have important as they increase the marine productivity by bringing the, आप लोगों ने अपवेलिंग डाउनवेलिंग पढ़ा था? जहां से नीचे पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं, डाउनवेलिंग, और जहां ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। मैंने ही पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि जहां अपवेलिंग होती है वहां पे नीचे से क्या आता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स का ग्रोथ ज्यादा होता है। अब पढ़ो, अब इसमें क्या कह रहा है, डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस, ऐसा तो है नहीं, क्या लेकर बाहर आता है, न्यूट्रिएंट, तो ये तो गलत हो गया। न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, यस दिस इज करेक्ट। बॉटम डेवलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ऐसा भी नहीं कि नीचे कोई तैर रहा है उसको उठा लाए ऊपर, तो ये भी गलत है। क्या सही हो जाएगा, ओनली। समझ में आया? ठीक है, देखो जो मैंने पढ़ाया है अगर आप उस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चन निकलेंगे, पक्की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी दुनिया भर की चीजें हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने को आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरी जो चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बन रहा है वो पढ़ो आप, ठीक है। चलो, तो अब ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है, तो आज की क्लास समाप्त होती है। तो बाकी अगर कोई डाउट हो तो सर को आप दे देना, मैं उसका आंसर आपको लिखकर भेज दूंगा कि क्या आंसर होगा, कैसे बनेगा। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच।
ये तो बंद कर दिया मैंने। हो गई।